स्टूडेंट, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 7th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 हम अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर थे, हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी को डिस्कस किया था। देख लेते हैं, एक बार टाइटल देख लीजिए चैप्टर का। चैप्टर इज़ ऑन इक्वलिटी। ऑन इक्वलिटी के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से कांता और काफ़ी सारे लोग जो डोमेस्टिक वर्कर है, कोई ट्रेडर है, कोई डॉक्टर है, कोई डोमेस्टिक वर्कर, कोई टीचर है, वो सब एक ही लाइन में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का दिन है और सब लोग वोट डालने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर कांता जो है वो इक्वलिटी को फील करती है। ठीक है, लेकिन इवनिंग के टाइम पर जब कांता की बेटी बीमार हो जाती है और कांता उसको हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए खड़ी है, हॉस्पिटल में ले जाती है, तो वहाँ पर उसको बहुत बड़ी लाइन में खड़े होना पड़ता है, जहाँ पर सिर्फ पुअर लोग ही खड़े होते हैं। तो यहाँ पर कांता फील करती है कि अगर उसके जो उसके जैन साहब अशोक जैन हैं, अगर उन अशोक जैन वो हैं जिनके घर में कांता काम करती है, तो वो फील करती है कि अगर अशोक जैन के बच्चे बीमार हो जाते हैं तो वो कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास मनी है, उनके पास पैसा है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ही जाएंगे। तो यहाँ पर वो क्या फील कर रही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ पुअर लोग ही खड़े हैं। तो कांता ये सोचती है कि मॉर्निंग में जब वोट डालने की बारी थी तब मुझे इक्वलिटी फील हुई, क्योंकि सब लोग एक ही लाइन में वोट डालने के लिए खड़े थे। लेकिन जब मेरा बच्चा बीमार हुआ और मैं उसको हॉस्पिटल में लेकर आई, तब मैंने देखा कि यहाँ पर कितनी इनइक्वालिटी है, क्योंकि यहाँ जो लाइन लगी हुई है उसमें सिर्फ पुअर लोग ही हैं जो कि मेडिसिन लेने के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ज़रा। इसके बाद कांता क्या कहती है कि उसको कांता जो है के पास पैसे नहीं है अपने बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए। तो कांता जो है वो अपने ऑनर जो है अशोक जैन और मिसेस जैन उनसे उधार लेती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी के अंदर हमने देखा था कि सिर्फ पॉवर्टी को लेकर ही इनइक्वलिटी नहीं होती है। काफ़ी सारी ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर भी इनइक्वालिटी होती है। फिर हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक स्टोरी देखी थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जूठन में ये बताया था कि किस तरह से उनके साथ स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, क्योंकि वो दलित कास्ट के थे। उनको सारे स्कूल की सफाई करवाई जाती थी, उनको प्लेग्राउंड क्लीन करवाया जाता था, उनके मुँह में मिट्टी तक चली जाती थी, डस्ट चली जाती थी। तो वो क्या कह रहे हैं, इससे वो क्या बताना चाह रहे हैं कि कास्ट बेसिस पर कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी उनको सहन करनी पड़ी थी। इसके बाद आगे देखिए, एक दिन जब वो अपने प्लेग्राउंड को साफ़ कर रहे होते हैं, स्कूल को साफ़ कर रहे होते हैं, वो सिर्फ 4th क्लास के बच्चे हैं और उनसे इतना सारा काम करवाया जाता है। हेडमास्टर देख रहा है, टीचर देख रहे हैं, स्टूडेंट दूसरे उनको देख रहे हैं, उनको बिना किसी बात के पीटा जाता है। तो एक दिन जब वो ऐसा कर रहे थे, तब उनके पिताजी, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी ने वो सारा इंसिडेंट देखा और उनको बहुत गुस्सा आया। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का हाथ पकड़ उन्होंने स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंची आवाज़ में बोलते हुए कहा कि ये टीचर को एड्रेस करते हुए बोला कि तुम टीचर हो, तुम मास्टर हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैं ये बच्चा यहीं पढ़ेगा इस मदरसे में, और इसके साथ साथ और भी बच्चे जो है यहाँ पर पढ़कर दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड स्टोरी से आप मुझे बताइएगा कि किस बेसिस पर सेकेंड स्टोरी के अंदर आपने इनइक्वालिटी देखी, कि किस बेसिस पर इनइक्वालिटी हो रही है। ठीक है, दूसरी स्टोरी जो है वो एक इंसिडेंट है। इंडिया के अंदर इंडिया की लार्जर सिटी का इंसिडेंट बताया गया है कि ये कॉमन प्रैक्टिस है इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो आप देश के किसी भी भाग में देख सकते हो। यह कहानी जो है वो शेरी और शेरीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वो पैसे वाले थे, ठीक है, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के
के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। तो वे पहला मकान देखने गए। अंसारी जो कपल था वो उनको मकान बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो उन्होंने मकान लेने का फ़ैसला कर लिया। फिर जब मकान मालकिन को बुलाया गया तो उन्होंने उसका नाम पूछा कि वह क्या नाम है उनका, ठीक है। तो उसका नाम इसलिए पूछा क्योंकि वो जानना चाहते थे कि कौन लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही उसने नाम सुना तो वो बहाने लगाने शुरू कर दिए कि भाई तुम मांसाहारी हो तो इसलिए हम तुम्हें मकान नहीं दे सकते, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति नहीं रहता है। तो प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी जो कपल था, दोनों को यह सुनकर बड़ा हैरानगी हुई, बड़ा हैरान रह गए वो, क्योंकि पड़ोस में ही उनके मछली पकाने की जो स्मेल है वो आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों का भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया गया। मतलब कि जब वो दूसरे कोई और मकान लेने गए तब भी बाकी लोगों ने भी उन्हें यही बताया कि हाँ ये मकान हम तुम्हें नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका नाम सुनते ही उनको पता चल गया था कि ये जो है वो मुस्लिम है, ठीक है। तो लास्ट में जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने सुझाव दिया अंसारीज़ को कि ऐसा है, आप ना अपना नाम ही चेंज कर लीजिए, आप श्री और श्रीमती अंसारी की जगह श्री और श्रीमती कुमार रख लीजिए। अंसारी जो कपल था वो ऐसा करने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था। वो कह रहा था कि भाई हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, अपना नाम चेंज नहीं करेंगे। तो उन्होंने कुछ और मकान देखने का फ़ैसला किया और लास्ट में 1 महीना ढूंढने के बाद उन्हें मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। मतलब पैसा इतना होने के बावजूद भी वो मकान नहीं पा पाए। क्यों? क्योंकि उनका जो रिलीजन था वो मुस्लिम था। अब आप खुद बताइए कि जो इनइक्वालिटी अंसारीज़ के साथ हुई वो किस बेसिस पर हुई? वो हुई रिलीजन के बेसिस पर। और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ इनइक्वालिटी हुई वो किस बेसिस पर हुई? वो हुई कास्ट के बेसिस पर। अभी हमने 3 तरह की इनइक्वालिटी देखी कि एक तो सबसे पहले जो हमने देखी वो होती है पॉवर्टी के बेसिस पर, जो कांता के साथ हुई। उसके बाद हमने देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ भी इनइक्वालिटी हुई जो कि कास्ट के बेसिस पर हुई। फिर हमने देखा कि किस तरह से अंसारीज़ के साथ रिलीजन के बेस पर इनइक्वालिटी की गई। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी होता है गरिमा, सम्मान, ठीक है। तो क्या है इसके अंदर? यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर बोर्न इनटू, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, द क्लास बैकग्राउंड वी come from, whether we are male or female, these are often the things that determines why some people are treated unequally। कि अब तक हम समझ चुके हैं कि कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार जो होता है वो बस इसी कारण से होता है कि वो किस जाति में उन्होंने जन्म लिया, किस रिलीजन से हैं, वो किस धर्म को मानते हैं, वो अपर कास्ट है, वो एवरेज है, या फिर वो निम्न वर्ग के हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ भी इसी तरह से इनइक्वालिटी का व्यवहार जो है वो किया गया। क्यों? कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उन लोगों के साथ इनइक्वालिटी का बिहेव होता है उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को भी इसलिए मकान नहीं दे रहे हो कि वो मुस्लिम्स हैं तो उनकी डिग्निटी हर्ट होगी। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी जो कपल था उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया गया जिससे उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के साथ स्कूल में झाड़ू लगवाकर जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने उनके जो डिग्निटी है उसको बुरी तरह से हर्ट किया और उन्हें यह महसूस करवाया कि जो स्कूल के दूसरे बच्चे हैं वो उनके समान नहीं है, वो उनसे बहुत कम है। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि खुद से, देखो अब बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि इतने बड़े तो थे नहीं, तो स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इतने छोटे थे। लेकिन जब उनके फादर ने देखा कि भाई मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा है तो वो इस डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं कर पाए और वहाँ पर उन्होंने गुस्सा दिखाया और उन्होंने टीचर्स के सामने इस बात को विरोध किया, आर्ग्यू किया कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। जब अंसारी कपल ने देखा कि उनको मकान जो है वो किराए पर नहीं मिल रहा, लोग उनको मना कर रहे हैं, तब उनकी डिग्निटी को चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको नाम बदलने के लिए सुझाव दिया तब उनकी डिग्निटी को दोबारा से हर्ट किया उन्होंने, क्योंकि ये सुझाव ही गलत था कि अपने जो नाम है उसे ही चेंज कर लिया जाए, ठीक है। तो
तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, कि उन दोनों को इस तरह से नहीं ट्रीट करना चाहिए था, ऐसा व्यवहार उनके साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो लोग भी सम्मान की, वो लोग भी रिस्पेक्ट के हकदार हैं, ठीक है, जो अब किसी व्यक्ति को मिलती है, जो हर किसी को मिल रही है वो वैसे उनको भी मिलनी चाहिए। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे भारत का संविधान है वो क्या कहता है कि सब लोग जो हैं वो इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि देश के व्यक्ति चाहे कोई मेल है फीमेल है, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, किसी भी रिलीजन को मानते हैं, चाहे वो एजुकेटेड हैं अनएजुकेटेड है, चाहे वो इकोनॉमिकली किसी भी बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं, तो वो सब एक जैसे हैं, वो सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता मतलब इनइक्वालिटी ख़त्म हो चुकी है, यह ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं, यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसको, हाँ, लेकिन फिर भी कम से कम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसके सामने सभी व्यक्तियों को समानता मिलने का अधिकार माना जाता है। जहाँ पहले भेदभाव किया जाता था, हाँ जी, ये देखिए ज़रा, जहाँ पहले भेदभाव और लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, तो वहाँ आज ये माना जाता है कि कम से कम उनके लिए कोई कानून बन गए हैं। अब अनेक कानून हैं जो उनको ये उनकी रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी, उनकी इक्वालिटी की जो उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, एटलीस्ट इनइक्वालिटी दूर करने के लिए कुछ कानून बन चुके हैं और इसको सर्टेन करते हैं कुछ लॉज, ठीक है। तो दिस रिकॉग्निशन ऑफ इनइक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो रिकॉग्निशन है, इस इक्वालिटी को स्थापित करने के लिए जो संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोविज़न निकाले हैं वो कुछ आगे बताए गए हैं। पहला प्रोविज़न ये है कि जो कानून के सामने सब समान है। कॉन्स्टिट्यूशन में पहला प्रोविज़न ये बोला गया है इक्वालिटी का कि सब लोग समान हैं। व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि हर एक पर्सन, चाहे वो कोई प्रेसिडेंट है कंट्री का, चाहे वो कोई डोमेस्टिक वर्कर है जैसे कि कांता हो, उन सब के लिए सेम कानून ही फॉलो किए जाएंगे। सेकंड ये है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी पर्सन को किसी भी बेसिस पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर दे आर मेल और फीमेल, किसी भी बेसिस पर उनको डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। थर्ड कहता है कि हर एक पर्सन को पब्लिक प्लेसेस जैसे कि होटल्स, पब्लिक शॉप्स, मार्केट, प्लेग्राउंड, इन सब पर जाने का अधिकार है। ऑल पर्सन्स कैन पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, जो कि हर एक पर्सन्स को कुएं, रोड्स, बाथिंग घर जाने का भी अधिकार है। और लास्ट कहता है कि जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, उसे बिल्कुल अबॉलिश किया जाना चाहिए, उसे ख़त्म किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो ज़रा, अब कौन से दो वेज हैं, दो वेज बताए गए हैं किस तरह से जो हमारा संविधान है वो कैसे, किन दो वेज से हमारी इक्वालिटी को इंश्योर करने का ट्राई करता है, ठीक है, या फिर गारंटी करता है। पहला कि वो कानून बनाकर, और दूसरा सरकार कुछ ऐसी योजनाएं चलाती है, स्कीम्स, कार्यक्रम चलाती है जिससे कि इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सकता है, ठीक है। भारत में कुछ ऐसे कानून भी जो जैसे कि जो भी पर्सन्स हैं उनके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार किया जाए, उनके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया, काफ़ी सारे ऐसे कानून हैं जिससे कि लोगों के राइट्स को इक्वल ट्रीट किया जाता है। इन एडिशन टू लॉज द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेटअप, और ऐसा भी है कि गवर्नमेंट जो है वो इन कानून को लागू करने के लिए कुछ स्कीम्स वगैरह चलाती रहती है ताकि लोगों की जो स्कीम्स जो कानून ने बनाई हैं या फिर जो इन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो सब लागू की जा सके, ठीक है, और लोगों को जो इनइक्वालिटी की जाती है उनको इक्वालिटी मिल सके, मतलब इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सके, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम इसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल आगे कंटिन्यू करेंगे इसी पार्ट को। थैंक यू सो मच।